भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद, लेकिन क्या उनकी शक्तियां भी दूसरे नंबर पर हैं? या फिर ये पद ज्यादातर बस एक औपचारिक भूमिका तक ही सीमित है? इस पद की असली ताकत और इसके डिजाइन के पीछे की सोच क्या है? आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के पद की इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये विश्लेषण एम लक्ष्मीकांत के भारतीय राजनीति पुस्तक के 8वें संस्करण के अध्याय 19 पर आधारित है। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर संभव हो तो यूट्यूब पर पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका समर्थन ही हमें ऐसा उपयोगी कंटेंट बनाते रहने की प्रेरणा देता है। और हाँ, इस चर्चा के मुफ्त नोट्स और प्रैक्टिस के लिए PYQs हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। और हमारे लीजेंड यूट्यूब मेंबर्स के लिए प्रीमियम नोट्स और मेंस के मॉडल उत्तर हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद ये अक्सर सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन संवैधानिक ढांचे का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल, इसकी रूपरेखा अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद से ली गई है, लेकिन जैसा कि भारत के संविधान में अक्सर होता है, हमने इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से काफी बदल दिया है। और यहीं से ये दिलचस्प होना शुरू होता है। अमेरिका में तो वाइस प्रेसिडेंट को एक असली पावर प्लेयर माना जाता है। हाँ, जो अक्सर बड़ी नीतियों में शामिल होते हैं। तो क्या भारत में भी ऐसा ही है? मतलब संविधान बनाने वालों ने इस पद को बनाया ही क्यों? देखिए, इसका मुख्य कारण था राजनैतिक निरंतरता बनाए रखना। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी। राजनैतिक निरंतरता। हाँ, संविधान निर्माता ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि देश का सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति का पद एग्जैक्टली। अगर राष्ट्रपति का पद इस्तीफा, मृत्यु या महाभियोग की वजह से खाली हो जाता है तो शासन व्यवस्था में कोई खालीपन ना आए, तो तुरंत कोई उनकी जगह लेने के लिए तैयार हो। जी, उपराष्ट्रपति वही स्टैंड बाय है। तो ये पद एक तरह से देश के लिए एक संवैधानिक इंश्योरेंस पॉलिसी है। आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इस पद पर कोई पहुंचता कैसे है? मुझे लगता है कि इनकी चुनाव प्रक्रिया ही इनकी शक्तियों और भूमिका के बारे में पहला और सबसे बड़ा सुराग देती है। क्या इनका चुनाव भी राष्ट्रपति जितना ही जटिल होता है? यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ है और यूपीएससी के लिए ये सबसे जरूरी हिस्सा है। अच्छा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष होता है, मतलब इनडायरेक्ट। यानी जनता सीधे वोट नहीं करती? नहीं, पद्धति भी वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या आप इसे हमारे श्रोताओं के लिए आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हर वोट की एक वैल्यू होती है और उम्मीदवार को जीतने के लिए वोटों का एक निश्चित कोटा हासिल करना होता है। ठीक है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है कि वोटर किसी एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक करता है, पहली पसंद, दूसरी पसंद वगैरह। अच्छा। अगर पहली पसंद वाले उम्मीदवार को जरूरत से ज्यादा वोट मिल जाए या वो रेस से बाहर हो जाए तो वोटर का वोट उसकी दूसरी पसंद को ट्रांसफर हो जाता है। समझ गया। तो प्रक्रिया तो वही है, लेकिन असली फर्क निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में है ना? बिल्कुल। और यहाँ दो बड़े अंतर हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के चरित्र को पूरी तरह से अलग कर देते हैं। क्या है वो? पहला अंतर, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के सदस्य हिस्सा लेते हैं। दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों? हाँ, दोनों। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। राष्ट्रपति के चुनाव में तो मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते। तो इसके पीछे क्या सोच थी? क्या ये केंद्र में बैठी सरकार को थोड़ा फायदा नहीं पहुंचाता, क्योंकि ज्यादातर मनोनीत सदस्य तो सरकार द्वारा ही चुने जाते हैं? ये एक जायज सवाल है। देखिए, इसके पीछे आधिकारिक तर्क तो साफ नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है कि चूंकि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, हाँ, और मनोनीत सदस्य भी उसी सदन का हिस्सा होते हैं, इसलिए उन्हें चुनाव प्रक्रिया में शामिल करना तार्किक समझा गया। अच्छा, ये बात है। जी। और आपका दूसरा बिंदु कि इससे सत्ताधारी दल को थोड़ा फायदा हो सकता है, ये राजनीतिक विश्लेषण का विषय है, लेकिन संवैधानिक तौर पर वे सदन के पूर्ण सदस्य माने जाते हैं। ठीक है। और दूसरा बड़ा अंतर क्या है? दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक शामिल नहीं होते।
बिल्कुल। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की आप जानते हैं बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब ये बहुत दिलचस्प है। ये तो इस पद को पूरी तरह से एक केंद्रीय या संघीय पद बना देता है। हाँ, जिसका राज्यों से सीधा कोई लेना देना नहीं है। तो इसके पीछे क्या तर्क था? क्या ये हमारे संघीय ढांचे फेडरलिज्म की भावना के थोड़ा खिलाफ नहीं है? ये सवाल संविधान सभा में भी उठा था और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसका बहुत साफ जवाब दिया था। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, जिनकी शक्तियां केंद्र और राज्यों दोनों पर लागू होती हैं। इसलिए उनके चुनाव में राज्यों का शामिल होना जरूरी है, ताकि वो सच में पूरे संघ का प्रतिनिधित्व करें। जी। और उपराष्ट्रपति के लिए उनका तर्क क्या था? उपराष्ट्रपति के लिए उनका तर्क था कि उनका असल और रोजमर्रा का काम तो ज्यादातर राज्यसभा को चलाना ही है। वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। सही। राष्ट्रपति की कुर्सी पर तो वो बस कुछ समय के लिए ही बैठते हैं, वो भी किसी आपात स्थिति में। इसलिए जब उनका मुख्य काम केंद्र की विधायिका से जुड़ा है, तो उनके चुनाव में राज्यों को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं समझी गई। तो चुनाव प्रक्रिया से यह साफ है कि ये पद मुख्य रूप से राज्यसभा के लिए बनाया गया है, जिसके पास राष्ट्रपति के दफ्तर की एक इमरजेंसी चाबी है। एक तरह से, हाँ। चलिए अब उनके काम पर आते हैं। उपराष्ट्रपति असल में करते क्या हैं? ऐसा लगता है कि वो एक साथ दो अलग अलग टोपियां पहनते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, उनके दोहरे कार्य हैं। पहली और उनकी प्राथमिक भूमिका है राज्यसभा के पदेन सभापति की। पदेन सभापति। इस भूमिका में उनकी शक्तियां और कार्य काफी हद तक लोकसभा के स्पीकर जैसे ही होते हैं। वो सदन की कार्रवाई का संचालन करती हैं, बहस का समय तय करती हैं, अनुशासन बनाए रखती हैं और नियमों की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल। और राज्यसभा, जहां अक्सर सरकार के पास बहुमत नहीं होता, वहां तो ये भूमिका बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती होगी। निश्चित रूप से। मतलब सदन को चलाना, जहां हर बिल पर तीखी बहस होती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा। एक निष्पक्ष अंपायर की भूमिका निभाना, खासकर जब आप खुद एक राजनीतिक प्रक्रिया से चुने गए हों, बहुत मुश्किल काम है। सही बात है। भारत की कई उपराष्ट्रपतियों की विरासत इसी बात से तय हुई है कि उन्होंने राज्यसभा को कितनी कुशलता से चलाया। ठीक है, ये तो हुई उनकी पहली भूमिका। अब बात करते हैं उनकी दूसरी भूमिका की, जो उन्हें देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाती है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। जी। ये किन हालात में होता है? इसके लिए दो अलग अलग स्थितियां हैं। पहली स्थिति तब आती है जब राष्ट्रपति का पद स्थायी रूप से खाली हो जाए, जैसे कि उनके इस्तीफे, महाभियोग या मृत्यु की वजह से। हाँ, या किसी और वजह से। ऐसे में उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लेते हैं। और ये भारत और अमेरिका की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा फर्क है ना। बहुत बड़ा। अमेरिका में तो उपराष्ट्रपति बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं। बिल्कुल। भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। सिर्फ 6 महीने? जी, सिर्फ 6 महीने। संविधान कहता है कि इस 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना अनिवार्य है। अच्छा। तो भारत में ये एक अस्थायी काम चलाऊ व्यवस्था है, स्थायी पद ग्रहण नहीं। एक अस्थायी व्यवस्था। यस। तो ये पद असल में अगले राष्ट्रपति का नहीं बल्कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का है। सही पकड़ा आपने। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति तब आती है जब मौजूदा राष्ट्रपति किसी वजह से अस्थायी रूप से अपने काम करने में असमर्थ हो, जैसे बीमारी या विदेश यात्रा। हाँ, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उनके काम को तब तक संभालते हैं जब तक राष्ट्रपति वापस आकर अपना काम शुरू नहीं कर देते। यहाँ एक और जरूरी सवाल उठता है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो क्या वो राज्यसभा के सभापति भी बने रहते हैं? नहीं। और उन्हें वेतन किसका मिलता है? ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्लासिक सवाल है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, तो वे राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। अच्छा, तो वो काम कौन देखता है? उस दौरान राज्यसभा के उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन, सभापति का काम देखते हैं। और वेतन? जहां तक वेतन की बात है, तो उस अवधि के लिए उन्हें राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन, भत्ते और सारे विशेषाधिकार मिलते हैं, न कि राज्यसभा के सभापति वाले। तो वो पूरी तरह से राष्ट्रपति की भूमिका में आ जाते हैं, अपनी पुरानी भूमिका को अस्थायी रूप से छोड़कर। बिल्कुल। ये बहुत साफ तस्वीर पेश करता है। तो चलिए अब इसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट के नजरिए से देखते हैं। अगर कोई इस टॉपिक को परीक्षा के लिए तैयार कर रहा है, तो उसे किन 3-4 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली और जरूरी चीज है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बीच का अंतर, इलेक्टोरल कॉलेज का अंतर। हाँ, ये प्रीलिम्स का एक पसंदीदा एरिया है। कौन वोट देता है, कौन नहीं देता, मनोनीत सदस्य शामिल हैं या नहीं, राज्य शामिल हैं या नहीं। इन बारीकियों पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
यहाँ अक्सर कथन आधारित माने स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनते हैं। सही बात है, ये कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल सही जगह है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा, मेंस के लिए डॉक्टर अंबेडकर का तर्क। हाँ, वो राज्यों वाला तर्क। जी, ये समझना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से राज्यों को बाहर क्यों रखा गया, ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, बल्कि ये भारतीय संघवाद की समझ को दर्शाता है। मतलब ये उत्तर में गहराई लाता है। बिल्कुल, ये आपके उत्तर को बहुत मजबूत बना देगा। और तीसरा? तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी दोहरी भूमिका और उससे जुड़े नियम। ये जानना कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो राज्यसभा के सभापति नहीं रहते और उन्हें राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। हाँ, ये छोटे छोटे तथ्य हैं जो अक्सर सही या गलत वाले सवालों में फंसा देते हैं। ये दिखाता है कि उम्मीदवार ने सिर्फ पढ़ा नहीं है बल्कि समझा भी है। और शायद एक चौथा बिंदु ये भी हो सकता है कि उनकी भूमिका अमेरिका के उपराष्ट्रपति से कैसे अलग है। हाँ, खासकर राष्ट्रपति का पद खाली होने की स्थिति में। ये तुलनात्मक समझ भी बहुत काम आ सकती है। बिल्कुल, ये तुलनात्मक दृष्टिकोण एक गहरी समझ को दर्शाता है। संक्षेप में कहें तो ये पद भले ही शांत दिखता हो, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में इसकी भूमिका बहुत अहम है, खासकर राज्यसभा के कुशल संचालन और देश को राजनीतिक स्थिरता देने के मामले में। सही। तो आज हमने उपराष्ट्रपति पद के बारे में काफी गहराई से समझा। हमने देखा कि उनका चुनाव कैसे उन्हें एक केंद्रीय भूमिका देता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका रोज का काम कितना महत्वपूर्ण है, और किन विशेष परिस्थितियों में वो देश के राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां संभालते हैं। हमने ये भी समझा कि ये पद एक वेटिंग रूम नहीं है, बल्कि इसकी अपनी एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये हमें एक विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ता है। क्या? चूंकि उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में भूमिका अस्थायी और बहुत कम मौकों पर आती है, तो उनकी असली विरासत और प्रभाव तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके काम से ही तय होता है। ये तो है। ये एक ऐसी भूमिका है जो अक्सर राजनीतिक खींचतान का केंद्र रहती है। तो सवाल ये है कि एक राजनीतिक रूप से गर्म रहने वाले सदन के निष्पक्ष अंपायर की भूमिका निभाना इस पद पर बैठे व्यक्ति की राष्ट्रीय छवि को कैसे आकार देता है? और क्या ये छवि उनकी उस क्षमता को प्रभावित करती है जब उन्हें कभी राष्ट्रपति के तौर पर एक गैर पक्षपाती और पूरे राष्ट्र को एक करने वाले प्रमुख की भूमिका निभानी पड़े? ये एक सोचने वाला सवाल है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को अपना समर्थन देना जारी रखें। अगर हमारा कंटेंट आपको उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और यूट्यूब मेंबरशिप में शामिल होने पर विचार करना ना भूलें। हमारे सभी सदस्यों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखें, मुफ्त नोट्स टेलीग्राम पर और प्रीमियम कंटेंट लीजन सदस्यों के लिए डिस्कॉर्ड पर उपलब्ध है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।